ऐसा फियर जिससे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या कर लेगा आपका। तो फिर क्या है कि इस्लामोफोबिया का नैरेटिव आप, और ये सिर्फ ये आप अगर इसको ग्लोबली लेके समझें तो हिंदुस्तान का स्पेसिफिक केस समझ में आएगा, और ग्लोबली जो इस्लाम के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी समझ में आएगा। अब इस्लाम के साथ जो फोबिया है वो सिंपल एक दुश्मन की जो कैटेगरी होती है उसकी जहनी जरूरत, उसकी पॉलिटिकल जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी होती है सबके लिए। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो बहुत भी जरूरी होती है, बट हम सबके लिए जरूरी होती है। जैसे आप टेलीविजन में सीरियल्स वगैरह आप लोग देखते होंगे, जबकि मेरी राय होगी ना देखें, बहुत बहुत ही वो होते हैं फिजूल, बट बहरहाल हम लोग ने सबने कभी ना कभी जिंदगियों में देखे तो हैं ही। तो यह वहां जो होती है ना, जिसमें होगा कि अरे आपकी नंद जो है वो आपकी दुश्मन है, और जो आपकी सास है वो आपकी दुश्मन है। तो ये जो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर होता है कि जो बहू होगी वो तो बेचारी मासूम मजलूम होगी, और जो सास होंगी वो बहुत ही कट्टर होंगी, और वो जान जान की दुश्मन होंगी, और वो बेचारा हर वक्त उसका शोषण करेंगी। देखिए ये जो ब्रेकअप होता है ना, डिवीजन अच्छा और बुरा, हीरो और विलन, ये बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि हर इंसान में दोनों चीजें वो होती है मौजूद। हीरो बनने की क्षमता भी होती है, विलन बनने की कैपेसिटी भी होती है। तो ये जो नीड फॉर एन एनिमी होती है ना जहनी तौर पे, इसका इससे हम ये समझते हैं कि हमें एनिमी की जरूरत इसलिए होती है, कौमों को, लोगों को, सियासत में, कि हम अपने आप को बेहतर, अपने आप को आला बता सकें, अपनी कमियों को दूसरे के सर मढ़ दें और कहें हम नहीं कर पाए क्योंकि फलाने ढिमकाने ने प्लान बना दिया, स्कीम बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए हम नाकामयाब हैं। तो अपनी मुश्किलात का, अपनी वीकनेस का, अपनी कमजोरियों का, बजाय इसके कि उसको समझें, जो कि मुश्किल है, उसको समझना, उससे जूझना मुश्किल है, बजाय उससे जूझने की आसान क्या होता है, दूसरे के सर मर दो। तुमने दूसरे के सर मर दिया तो वो खराब इंसान हो गया, तुम पाक साफ हो गए। और ये पूरा नोशन ही पॉलिटिकल नोशन है। तो ये हो रहा होता है जहनी बेसिस पे, बट ये पूरी कैटेगरी अपने आप में जो है वो एक पॉलिटिकल इंटरप्ले, पॉलिटिकल खेल हो जाती है, कि जब कोई इंसान आपका दुश्मन बन जाता है और आप मजलूम बन जाते हैं, वो हो जाता है कसूरवार। तो इसमें क्या होता है कि इंसान अपने अंदर का क्रिटिक नहीं देख पाता, अपने अंदर जो उसके कौम के अंदर, उसके फैमिली के अंदर, उसके अपने अंदर जाती जहन के अंदर जो मुश्किलात या जो तकलीफें चल रही होती हैं। देखिए तकलीफ, रंज, दुख की जो वोकैबुलरी होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से आती है। बहुत मुश्किल होता है कहना कि मुझे रंज है इस बात का, मुझे तकलीफ है इस बात की। बहुत आसान होता है कहना कि मुझे जो है वो तुमने दर्द पहुंचाया, तुम हो कसूरवार। तो अग्रेशन जो है, इल्जाम की जबान हमारे पास पूरे समाज में, कौमों का इसमें फर्क नहीं है, आदमी औरत का फर्क नहीं है, ज्यादा मौजूद होती है। बहुत इजिली अवेलेबल है कहना कि तुमने मेरे साथ ये किया, रिवेंज लिया, ये किया, वो किया, बजाय इसके कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो आई थिंक ये जो साइकोलॉजिकल वोकैबुलरी जिसे हम कहेंगे हर्ट की है, इंजरी की है, तकलीफ की है, वो गायब है। दैट इज वाई इतना अग्रेशन मौजूद है, दैट इज वाई इतनी तकलीफ मौजूद है। तो ये जो एनिमी की नीड है ना, दूसरे इंसान को पूरा ब्लैक और व्हाइट देखने की, इसमें कैटेगरी में फिट बैठ गया है मुसलमानों कि अब दुनिया का हर अजाब, हर चीज, कत्ल गारत, दहशत, हर चीज का जिम्मेदार अब मुसलमान हो गया है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है। हर जगह मुसलमानों को प्रॉब्लमैटिक, और सिर्फ प्रॉब्लमैटिक और अदर, जिसे हम एकेडमिया में अदरिंग कहते हैं, कि वो कैटेगरी नहीं रही कि वो हमसे, वो बाहर के हैं, वो अच्छे नहीं है, वो दुश्मन है। तो ये जब दुश्मन की आप कैटेगरी बनाते हैं ना, तो वो बहुत सारी फंक्शन एक तरह क्रिएट करती है। देखिए जब मैं आपको कह देती हूँ कि कोई आपका दुश्मन है, तो सबसे पहले आपकी नीड होती है कि दुश्मन है तो हमें अटैक करेगा। हमें हमें अटैक करेगा तो दो चीजें आपके जहन में आएंगी। पहला ये कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, दूसरा होगा उसको मारो। तो ये जो इस्लामोफोबिया है, इसके चलते क्या होता है कि जब आप मुसलमान को एक एनिमी की तरह बना देते हैं,
तो वायलेंस आसान हो जाती है। वायलेंस जो है उसमें करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होती है। जितने भी लोग जो हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जब इस पे काम किया है, वायलेंस पे काम किया है, और ये कहा है कि कैसे लोग एक दूसरे कौम को या दूसरे लोगों को भी इस किस्म की वायलेंस, लिंच आपने कर दिया आपने, कि जब आप जो हैं वो मुसलमानों को इंसान ही नहीं समझते हैं, अगर आप उनको दुश्मन की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो उनको आप उनके खिलाफ हर तरह की वायलेंस करना मुमकिन हो जाता है। उसमें ये कि आप किसी को बेइंतहा इतनी बेदर्दी से मार रहे हैं, कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, और जो है उसको आपको बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा कि उसकी चीखें निकल रही हैं और उसका सर फटा जा रहा है। तो ये वैसे इमेजेस हैं जिनसे इंसान का दिल दहल जाए, जो इंसान आम तौर पे अपनी जिंदगी पे ना कर पाए। वो जो है उसका जो असर है वो मिट जाता है जब आप कह रहे हैं कि मैं जिसको मार रहा हूँ वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो पैरासाइट है, वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो दुश्मन है मेरा। तो दुश्मन का जो डिह्यूमनाइजेशन है कि उसको इंसान ना समझना, ये इस बात की इजाजत देता है कि हर किस्म का नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले सोच जो है वायलेंस की, चाहे वो लिंचिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो बर्निंग के फॉर्म में हो, चाहे वो उसे यहाँ ये काट दिया, जो हमने देखा दिल्ली के राइट्स में हुआ, बहुत ही रंज और बहुत ही अफसोसनाक जो है तरीका, उसमें वो मुमकिन ही इसलिए हो पाया क्योंकि आप जो है वो एक खास तरीके से मुसलमान को जब आपने एनिमी बना दिया तो हर चीज मुमकिन हो गई। अच्छा, दूसरा आता है हेट स्पीच का, इसमें क्या रोल है? देखिए, हेट स्पीच का रोल ये होता है कि कहने को तो देखो सिर्फ उसमें लोग कहते हैं तकलीफ दे बातें। अब तकलीफ दे बातें जो होती हैं वो हर बात जो होती है, चाहे वो, मैं तो कहती हूँ अच्छी स्पीच भी क्यों ना हो, काबिले तारीफ स्पीच भी क्यों ना हो, वो आपके जहन पे जाकर असर करती है, वो उसको मुतासिर करती है, वो उसको स्ट्रक्चर करती है, उससे आप अपनी अपनी तारीफ से आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब मुसलसल आए दिन दिन ब दिन आप सिर्फ हेट स्पीच सुनते हैं, जहाँ अलग अलग तरीकों से मुसलमानों को रोज बेइज्जत किया जा रहा है, लोग रोज मुसलमानों को बाहर का दुश्मन कहा जा रहा है, दोस्त कहा जा रहा है, ये तो हरा वायरस है, ये तो टर्माइट है। तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर एक जहनी असर पड़ता है, जहां आप बेइंतहा अपने आप को छोटा और कमतर महसूस करने लगते हैं। एक हद तक तो आप कह सकते हैं कि ये देखो इस टाइप की बातों पे फोकस ना करो, इस टाइप की बातें तो देखो बेकार होती हैं। बट जब ये पॉलिटिकल फिगर्स इस टाइप की हेट स्पीच करते हैं, और आजकल के जमाने में वो एक स्पीच बन के नहीं रह जाती, मीडिया के बेसिस से वो हर जगह सर्कुलेट करती है, और जो चीज बार बार सर्कुलेट करती है, फिर वो अफवाह अफवाह ना रह के वो न्यूज का फॉर्म ले लेती है, चाहे वो फेक न्यूज ही क्यों ना हो। देखिए, रूमर जो है, अफवाह जो है, वो फेक न्यूज बन गई है कि उसमें न्यूज वाली कैफियत, न्यूज वाली सीरियसनेस, न्यूज वाली डिटेल्स होती हैं। और ताज्जुब की बात होती है कि अक्सर वो सारी डिटेल्स झूठी होती हैं, मगर वो इतनी, मतलब उसमें बारीकी से नंबर और नाम, और इतने इतने मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा और उनका तो धर्म ये कहता है और इस्लाम तो ये है, इसकी इतनी डिटेल होती है कि उसको रिफ्यूट करना, उसको अफवाह कहना मुश्किल हो जाता है। अफवाह तो कच्ची पक्की होती है, जो न्यूज होती है वो पुख्ता होती है, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हेट स्पीच है वो फेक न्यूज का फॉर्म लेती है, जो सर्कुलेट कर करके आपके आसपास, आपके जहनों में घर करती है। और सिर्फ ये बात हिंदुओं के जहनों में घर करने की बात नहीं है, उनको तो भड़काई रही है, वो मुसलमानों को भी एक तरीके से ये बता रही है कि तुम्हारी औकात ये है, तुम लोग यहाँ बिलोंग करते हो, कि कोई भी आला अफसर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कुछ भी तुम्हारे बारे में बोल सकता है, और बहुत कम पॉलिटिकल उस पे एक अपॉलॉजी आएगी जहां लोग कहेंगे कि भाई फलाने फलाने ने ये कहा, ये बहुत अफसोस की बात है। तो हेट स्पीच और वायलेंस है, ये इम्पैक्ट करते हैं एक साथ आके, जो हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस जो होता है, वो मेरे काम में मैंने देखा है। और ये तो बात जाहिर है ही कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पहली बार इस पे ऐसा काम मैं कर रही हूँ, तो उतना उतना डिटेल में नहीं है, कुछ सालों बाद और ज्यादा फॉर्म्स
और ज्यादा एनालिसिस निकलेंगे, पर अभी ये है कि दो चीजें वो एक और ऑब्वियस लेवल पैदा करता है। पहली बात ये कि एक सेल्फ कॉन्शियसनेस इंसान के अंदर पैदा होती है कि शायद मुसलमान हो, ये मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, कि मुसलमान शायद होते ही गंदे हैं, होते ही बुरे हैं। और ये मैंने देखा अक्सर जब मैं प्रोटेस्ट साइट्स पे जाके बैठती थी, मैं लखनऊ में जाके मेरा ज्यादा काम है, तो वहां पे प्रोटेस्ट साइट्स पे तो जो बच्चे होते हैं जो अभी अपने आप को आदमी या औरत, अमीर या गरीब, मुसलमान कैसा मुसलमान, की मुसलमान होने का मतलब क्या होता है, इन सब बहुत नाजुक और पेचीदा सवालों से जूझ रहे होते हैं, उनके जहनों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है। और मेरे पास काफी बच्चों ने आके ये बात कहा कि काश हम, और बहुत ही मतलब घबराहट से कहा, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे अपने माँ बाप से जाके ये बात करना, क्योंकि मुश्किल सवाल है, पेचीदा सवाल है कि काश हम मुसलमान ना होते, काश काश हम जो है वो, हमें इतनी नफरत ना की जाती। या बहुत सारे लड़कों ने आके, लड़के बच्चों, तकरीबन आप 10 साल कह लीजिए, आके ये कहा कि जो है वो अपी क्या इतना इतना बुरा होता है मुसलमान होना, क्या हम इतने बुरे हैं। तो मेरा काम ज्यादातर उनकी बातें सुनकर उनको ये उनकी ही जबान में ये समझाना जरूरी होता था कि देखिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि आपकी जिंदगी में मुसलमान होना क्या है, जो भी है, क्योंकि दूसरा इंसान आपको जिस तरह से देख रहा है उस तरह से अगर आप अपने आप को स्ट्रक्चर करने लगेंगे तो बेहद मुश्किल हो जाएगी। पर देखिए मेरा कहना ये बहुत आसान था और बहुत यूजलेस भी था, क्योंकि मैं एक इंसान कहने वाली हूँ, उनके चारों तरफ व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, उसमें मुसलसल इस टाइप की जो व्हाट्सएप हैं और ये जो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, जो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम खड़ा कर रहे हैं साइकोलॉजिकली मुसलमानों के लिए। देखिए पॉलिटिकल काम तो हम लोगों का मुश्किल है ही, क्योंकि कैसे आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, कैसे आप अपने अपनी नुमाइंदगी ढूंढें, ऐसे लीडर्स ढूंढें जो आपको समझ पाए, जो आपके हुकूकों के बारे में बात करें। पर उससे ज्यादा, उससे पेचीदा काम हमारा जो है वो जहनी है, क्योंकि जहनी असर जो मुसलमानों पे पड़ रहा है कि जो एक खुद को लेके, खुद की सेल्फ हेट्रेड जो पैदा हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि लोग अब अपने मजहब को लेके कतराने लगे हैं। देखिए क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो मजहब पे बेस्ड है। आपसे प्रॉब्लम, हमसे प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो मजहबी प्रॉब्लम है। हम लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम लोग इस दीन के मानने वाले हैं, मसला इसलिए है। तो इससे जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस लोगों में बहुत पैदा हो गई है। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना नाम, और ये देखिए साइकोलॉजी और वायलेंस आसपास ही होता है, क्योंकि एक एंटिसिपेशन होता है कि अरे हमने कुछ बोला तो हमें धर लिया जाएगा, हमें पुलिस में दे दिया जाएगा, तो हम या लाइक हमारे घर पे अटैक हो जाएगा। जो कि ये सब उनके वहम नहीं है, ये सब होता है। और जो आप न्यूज में पढ़ते हैं वो आप मान लीजिए वो एक कतरा बराबर न्यूज है, इतना कुछ होता है जो न्यूज तक नहीं आता। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, मैं जानती हूँ इतने सारे मुसलमानों ने अपना नाम एक टाइम पे क्या बोलते हैं वो कैब जो होती है उसमें बदल दिया था, क्योंकि उनको उनको ये डर था कि मेरे नाम से सुनकर वायलेंस ना हो। लोग जो हैं वो अपना पहनावा बदलने लगते हैं, लोग मजहब पे बात नहीं करते हैं, उनको लगता है भाई 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 मुझे अपने काम से काम मतलब है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि रिबेल करना, रेजिस्ट करना, प्रोटेस्ट करना भी सबका अलग अलग तरीका होता है। हर अगर इंसान, जैसे सच्चर रिपोर्ट में आपने पढ़ाई होगा, सुनाई होगा पिछले टॉक में, जैसे हफ्जा ने बात की थी, उसके हिसाब से मुसलमान कौम हमारी तालीम में और सोशल और पॉलिटिकल कहते नहीं है प्रोविजंस में इतनी पीछे है, इतनी वो डिप्राइव्ड है कि आप उनको रोजमर्रा के कामों में एक वक्त की रोटी में उलझाए रहिए, तो वो कहाँ बेचारे अपनी एक वक्त की रोटी छोड़ के प्रोटेस्ट करने बैठेंगे। हमें याद है जब हम प्रोटेस्ट करने बैठते थे लखनऊ में, तो एक चाय वाले भैया थे,
चचा उनको कहते थे, तो वो उनका बड़ा मन होता था ज्वाइन करने का, बट वही है कि ज्वाइन करेंगे तो पैसा कौन उनको देगा। तो वो 10-15 कप का उनका होता था, वो आते थे खामोशी से 10-15 कप फ्री में पिला के जाते थे। ये उनका वो होता था कंट्रीब्यूशन, ये उनका रेजिस्टेंस होता था। तो रेजिस्टेंस और प्रोटेस्ट की भी लैंग्वेज हमें समझनी पड़ेगी। हर इंसान रोड पे आके नहीं बैठ सकता है, उसकी भी मजबूरी होती है, उसकी भी जिंदगियां मुश्किल होती हैं। तो वो हमें समझने की जरूरत है कि लोग अपनी रेजिस्टेंस कैसे जाहिर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जो कि मेरे काम का फोकस है, कि मुसलमान बेचारा बहुत गरीब बहुत त्रस्त है। मेरे काम का फोकस ये भी है कि कैसे इस वायलेंस और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बाद मुसलमान अपनी मुसलमान होने को बहुत पुरजोर तरीके से असर्ट कर रहा है। जैसे दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का, एक तो ये है कि इंसान बहुत मुसलमान सेल्फ कॉन्शियस हो गया है, दूसरा ये है कि एक रेजिस्ट इंसान कर गया है। क्योंकि अब नौबत बहुत सारे, और ये बहुत सारे मैंने यंग स्कॉलर्स के साथ देखा कि उनको ये है कि अब पानी सर के ऊपर से हो गया है, अब तो जमीन पर उतरना पड़ेगा, और अब उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और ये पढ़े लिखे कॉलेज गोइंग आर्टिकुलेट सोचने वाले, कौम की मुश्किलात समझने वाले बच्चे हैं, स्कॉलर्स हैं, जो कह रहे हैं कि भाई ये जो पॉलिटिक्स है इस पे चुप बैठना या इसमें किसी लीडर का इंतजार करना मुनासिब नहीं है, हमें खुद उतरना पड़ेगा। जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ दिसंबर में, उसकी खूबसूरती ये थी कि उस पर कोई लीडर नहीं था, क्योंकि कोई लीडर की जरूरत नहीं थी। हम लोग लीडर ढूंढते रहते हैं, और इसलिए अपने एक जो हमारे कौम की एक जुटता है, उसकी जो पावर है, उसकी जो एक कहते नहीं है साइकोलॉजिकल असर्शन है कि हम एक साथ आकर एक दूसरे में एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, एक दूसरे के लिए आवाज उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे की भाषा बोलें। तो उसका जो पावर हम लोग को दिखाई दिया कंटेम्प्रेरी काम में, वो बहुत जरूरी था, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था एकेडमिक्स के लिए ये बात समझना कि ये जो है वो एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है प्रोटेस्ट की, जहाँ पे हम लोग लीडरों का इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे। दूसरा जो मैं एक बहुत छोटा, और मेरे काम में क्योंकि ये वाजे हुआ, इस पे मैं बात करना चाह रही हूँ कि ये जो नैरेटिव ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसमें जो है वो क्योंकि ब्रेवरी का इतना फोकस होता है कि फलाना इतना ब्रेव था, और फलाने देखो बच्चे जो हैं वो इतने ब्रेव हैं, औरतें देखो इतनी ब्रेव हैं। तो ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है और सच है, मगर इस पे इतना फोकस होता है कि जो दूसरा साइड होता है ना ब्रेवरी का, वो होता है डर, उसकी जगह खत्म हो जाती है। बहुत सारी औरतें जो यहाँ वहां बैठी थी प्रोटेस्ट पे, बहुत सारे में से हम लोग जो थे वो वहां बैठे थे, और बहुत सारे बच्चे जो जामिया में और भी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन लोग को डर नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को डर नहीं लगता है। मेरे लिए तो जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मेरे लिए तो काम करना अजाब हो गया, क्योंकि हर वक्त यूपी में पुलिस वाले आके घेर लेते थे, हर वक्त हम आपको जेल में डाल देंगे, हम आपको तो खैर वो क्या जबान यूज करते, बट जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर रही हैं आप, क्यों बात कर रही हैं आप, क्या बात करनी है आपको। तो ये और ऐसा नहीं था कि हमें डर नहीं लगा था, हाँ हाँ कोई बात नहीं पकड़ लें, ऑफकोर्स हमें डर था, अपने लिए डर था, जिनसे बात कर रहे थे उनके लिए डर था, हमारे दोस्त अहबाब जो थे उनके लिए डर था। तो ये जो नैरेटिव ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जिसमें हम औरतों की और मर्दों की और खास तौर से औरतों की, जब हम ब्रेवरी की बात करते हैं, तो इसमें डर का खाना अलाइव रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपको एक रियलिटी का अप्रिसिएशन है, आप रियलिटी समझ पा रही। इतने सारे लोग थे प्रोटेस्ट में जो आके मुझसे रातों को, औरतें, क्योंकि मैं अक्सर रात में भी रुकती थी, पूछती थी कि बिटिया ये बताओ कि ये डिटेंशन कैंप होता क्या है, ये क्या जेल होता है, क्या ये हमें डाल देंगे। और ये बहुत जरूरी था कि उनके डरों से इनको को इंसान सुने, उनको समझे और उनको जगह दे। ऐसा नहीं है कि अगर आप नारेबाजी कर रहे हैं तो आपको डर नहीं है, या फिर डर है या फिर डर नहीं है, इतना बाइनरी नहीं होती है, आगे पीछे चीजें होती रहती हैं। आपको डर भी लग सकता है, फिर आपकी हिम्मत भी आपकी बढ़ सकती है, फिर आपको डर लग सकता है। इट्स अ सर्कुलर गेम।
वो चलता रहता है और हम सबके साथ होता है। अगर हम एक दूसरे के डरों को गुंजाइश ही नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कौम के लिए। तो आई थिंक ये बात मेरे काम में और ज़्यादा सामने आई कि डरों को एक दूसरे की इजाज़त देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन में कर रही हूँ अपना पीएचडी, तो मेरे लिए इस्लाम के सवाल से या इस्लाम लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल ऑपरेशन जब होता है, जब सियासी शोषण होता है, तो उसमें इस्लाम क्या बन जाता है। इस्लाम वो बन जाता है फॉर द जो आपको ऑप्रेस कर रहा है उसके लिए, तो वो एक पॉइंट ऑफ अटैक बन जाता है, उस पर अटैक किया जाएगा कॉन्स्टेंटली। बट मेरे लिए, मैंने अपने काम में ये पाया कि बहुत सारी औरतों के लिए और बहुत सारे मर्दों के लिए इस्लाम उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बना जब वो अपना पॉलिटिक्स असर्ट कर रहे थे। तो रिलीजन जो है वो आपका पॉलिटिकल असर्शन बना। देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपना पॉलिटिक्स रिलीजन के थ्रू समझा। औरतें आती थी घंटा घर पे बैठने को, तो वो उनका ये सवाल या उनका ये एक्सप्लेनेशन मुझसे होता था कि हम मजहब की लड़ाई लड़ने आए हैं, हम दीन की लड़ाई लड़ने आए हैं। उनकी दीन की लड़ाई थोड़ी ना ये थी कि इस्लाम को हिंदुस्तान में रहने की इजाजत दी जाए सीएए के प्रोटेस्ट में। कि दीन की लड़ाई इसलिए थी क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना दीन की लड़ाई है। उन लोगों के लिए लड़ना जो अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, वो दीन की लड़ाई है। इस तरह से दीन की लड़ाई जो है, फॉर अ लॉट ऑफ विमेन वहां पे जो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन था, क्वेश्चन ऑफ इस्लाम था, उन्होंने अपने अपने लिए, क्योंकि जो घंटा घर था वो बड़े इमाम बाड़े के पास था, काफी तादाद में शिया औरतें थी। तो शिया औरतें थी, वो अपने इमाम इमाम हुसैन के बारे में से अपना एसोसिएशन रखते हुए कहा कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने फातिमा का हवाला दिया, बहुत सारे लोगों ने ज़ैनब का हवाला दिया, यजीद का कहते नहीं फॉर्म में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल ऑपरेशन को समझा। तो जो एक अच्छा खासा तबका है उसके लिए इस्लाम वही सिर्फ नहीं, ऑफ कोर्स ये तो है कि हम क्या बिलीव करते हैं, बट वो अपने जहन में अपनी मुश्किलात को किस तरह से जबान देती हैं, उसमें भी इस्लाम आता है। उनको अपनी हकों के लिए लड़ाई करने के लिए जो चीज भाषा देती है वो भी इस्लाम से आती है। तो और ये देखिए, अगर आपको, जब आप देखेंगे कि जिस हुकूमत के आप अंडर के आप बाशिंदे हैं, वो अगर आप में कोई दिलचस्पी नहीं रह रहा है, वो उल्टा आपका शोषण करने पे आमादा है, वो आप कहीं पे भी जो है वो अपने लिए इंसाफ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आप खुदा में बिलीव नहीं करेंगे? कैसे आप इस बात को नहीं समझेंगे कि कहीं और इंसाफ होगा? इतनी जब नाइंसाफी बढ़ेगी, और ये हर पॉलिटिकल ऑपरेशन में देखा गया है। देखिए, कालों के साथ आपने देखा होगा जो ब्लैक्स हैं, उनकी स्लेवरी का इतना था कि उनकी रिलीजियोसिटी भी बढ़ी, क्योंकि कहीं तो ये बात उनको अपने आप में जहन को समझानी थी ना कि अगर इस दुनिया में इतना शोषण है तो कहीं तो इंसाफ होगा। तो इसलिए जो है कि इस्लाम जो है वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत लोगों के लिए बना, जो जो प्रोटेस्ट में थे, और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ उनकी पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट किया। उसके बाद जो सवाल जो मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि ये मुसलमान औरतों की गैदरिंग है, वो ये थी कि भाई मुसलमान औरतें जो है, जो मैंने आपको वो भी दिया था पढ़ने के लिए, वो लीला अबू लुगात का था, कि कैसे जो है कि मुसलमान औरतें जो हैं उनको बेचारी और अबला नारी, और जो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज होती हैं और अपने लिए कुछ कर नहीं सकती और कुछ खड़ी नहीं हो सकती, वो कैटेगरी में समझा जाता है। तो हर वॉर जो है, अगर आप देखिए 9/11 का जो अटैक अमेरिका पे हुआ था, उसके बाद उन्होंने वापस जो अमेरिका ने किया, उसमें जो बुश की बीवी थी, फर्स्ट लेडी जो थी लॉरा बुश, उनका ये फोकस था कि हमें इस्लाम से मुसलमान औरतों को निजात दिलानी है, क्योंकि इस्लाम अपने आप में ही औरतों एंटी वुमेन है, औरतों की मुखालफत करता है, औरतों की कोई जगह नहीं है उसमें। तो मेरा काम जो था वो
जबकि मुसलमान पहचान पे था, बट वो एकदम से मुसलमान औरतों ने उसका ऐसा सेंटर स्टेज लिया कि ये बात बेहद खूबसूरती से निकल के आई कि मुसलमान औरतें बेहद पॉलिटिकल हैं, और वो अपना पॉलिटिक्स और अपनी जहनियत को एक साथ ला के अपना असर्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि जो औरतें बैठी थी प्रोटेस्ट में, वो तस्बीह लेके बैठी थी, वो लोग जुमे को रोजा रखती थी, वो लोग नमाज पढ़ती थी। तो ये सब जो है वो उनके लिए परे थोड़ी ना है, ये सब साथ साथ चलता है। इट्स नॉट दिस और दैट। ये उनके लिए सवाल ही बेवकूफी का है कि आप मुसलमान हैं या आप इंडियन हैं, ये कोई सवाल ही नहीं है। अभी मैं किसी से पॉडकास्ट पे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि नारों पे आप जरा कमेंट करिए। कि मैंने कहा ये जो नारा लगा जिसपे बहुत सेक्युलर लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूल अल्लाह, इस पे इसको ना कहें मुसलमान। अरे भाई क्यों? क्योंकि ये एंटी एंटी सेक्युलरिज्म हो जाता है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि एक खुदा में बिलीव करना, उसके प्रॉफिट में बिलीव करना, ये एंटी स्टेट कैसे होगा? या फिर आप ये कहिए कि जो स्टेट है वो एक रिलीजियस स्टेट है। तो क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि खुदा और उसके पैगंबर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो उसका जिक्र ही एंटी स्टेट हो गया। तो ये जो है ना, इस टाइप के जो जुमले हैं कि जहां मुसलमानों ने अपनी अपनी मुसलमानियत सोटू से को असर्ट करना शुरू किया, उसके बारे में बेझिझक बात करने शुरू की, सब लोग घबराने लगते हैं, सेक्युलर भी घबराने लगता है। साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, इसको मैं तो कहूंगी भस्म कर डाला मुसलमान औरतों ने। और भस्म कर डाला क्योंकि उन्होंने रिलीजन नहीं छोड़ा। उनके लिए उनका मजहब एक तरीका था प्रोटेस्ट करने। उनके लिए उनका वो दीन का साथ को साथ लेके गई थी प्रोटेस्ट करने में, उसके बाहर से नहीं गई थी। इट वॉज नॉट एंड वो दिस और नहीं होता था, वो उनके लिए वो एक ही सवाल था। तो ये जो है कि जो मुस्लिम वुमेन वाला सवाल होता है ना कि अरे अरे हम उनको बचा लें, वो बेचारी औरतें, ट्रिपल तलाक होता है। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये शाहबानो का जो केस हुआ था 1980 से ये चला आ रहा है, जहाँ स्टेट जो है वो मुसलमान औरतों को सिटीजन्स के रूप में देखने में बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है। उसको ये लगता है कि ये जो है अपने लिए ना बोल सकती हैं, ना ये सोच सकती हैं। और अगर जो मीडिया कवरेज भी था वो भी यही था कि अरे ये मुसलमान औरतें, ये तो इनको तो पता ही नहीं है, और इनको तो, और ये कहीं कवरेज नहीं दिखाया कि इतनी मुसलमान औरतें पूछती थी आपसे चीजें। जैसे हिटलर विटलर और फाशिज्म के बारे में बातें होती थी, मैंने कितनी बार लखनऊ में बैठ के औरतों को फाशिज्म की पूरी हिस्ट्री उर्दू और हिंदी में समझाई है। क्योंकि वो लोग मेरे पास हैं, कहती हैं बिटिया ये नारेबाजी होती है, हमको नहीं आ रही पूरी समझ में, तुम्हें आती है बताओ। तो ये सब तो आप दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जो बेचारी वुमेन का जो मॉडल है वो आपको बेचना है। क्योंकि असल में जेंडर की लड़ाई है, मुस्लिम मैन वर्सेस हिंदू मैन। औरतों को गायब कर दीजिए, औरतों को प्रॉपर्टी बना दीजिए, जिसके विरसे पे आप झगड़ेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है, इसको वापस बदलना मुश्किल होगा। ये जो मुस्लिम विमेन का असर्शन आया है, आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मुस्लिम क्वेश्चन है ना, आता है व्हाट इज द मुस्लिम क्वेश्चन। मुस्लिम क्वेश्चन, और जैसे एक जमाना 20वीं सेंचुरी का सवाल, हिस्टोरिकल सवाल था, जूइश क्वेश्चन क्या है, जूस कौन है, जूस, दुनिया कैसे जूस को इमेजिन कर रही। मुस्लिम सवाल क्वेश्चन जो है वो मुसलमानों के लिए अलग है और नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग है। इंडिया के लिए जब तक नेशन का सवाल मुसलमानों का सवाल नहीं होगा, जब तक देश का सवाल दलितों का सवाल नहीं होगा, जब तक देश का सवाल हर उस माइनॉरिटी का सवाल नहीं होगा जो देश की इमेजिनेशन में, हिंदुस्तान की इमेजिनेशन में नहीं आती है, तब तक हम नेशन के बारे में बात ही नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये बेहद जरूरी है कि मुसलमान जो हैं वो आपस में बात करना शुरू करें और झगड़ें और एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, जो कि आसान नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम जब तक हम मुस्लिम आइडेंटिटी को सिर्फ मुसलमानों की का टॉपिक मानेंगे सिर्फ, तब तक वो इंडियन इमेजिनेशन से हमेशा बाहर रहेगा। जब तक इंडिया जो है, जब तक हम मुस्लिम क्वेश्चन को इंडियन क्वेश्चन नहीं मानेंगे, तब तक जो है वो हमारा काम अच्छा रहेगा, जरूरी रहेगा, मगर अधूरा रहेगा।
आई थिंक मैंने आपका बहुत ही वक्त ले लिया, माफ करिएगा, और बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सब सुना। के लहजे से तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा कि यूपी के इतने साल बाहर रही, लेकिन लहजा चेंज नहीं हुआ। जबकि इंडिया में लोग 10 तक भी पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो आधे वर्ड तो इंग्लिश बोलते हैं। तुम कैसे इसको मैनेज करती हो? देखिए, हम जब आए थे पहली बार अपने फील्ड वर्क में, तो हमारी अम्मी के यहाँ जो काम करती हैं साहिबा, उन्होंने हमसे वो बहुत 1-2 दिन हमसे वो बोली नहीं, क्योंकि उनको उनको ऐसा लगा कि हम समझेंगे ही नहीं। हमने कहा कि देखिए, इतने साल रहने के बाद यहाँ पे अगर इंसान वहां जाए, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जबान में ऐसा कुछ था ही नहीं जो कि हमें रोक लेती। ठीक है, हम अंग्रेजी भी बोलते हैं, हम अवधी भी बोलते हैं, हम फारसी भी बोलते हैं, पर उर्दू बोलने का अपना एक वो है, और बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर आप अंग्रेजी बोलने लगे और तो आपने एक खास सेक्शन और कौम को तो बाहर ही रख दिया, तो फिर आप बात किससे कर रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी होता है, और उस पर मेहनत भी करते हैं। जबकि उतनी अच्छी मेरी उर्दू और हिंदी है नहीं जितनी वैसे होनी चाहिए। तो शुक्रिया अगर आपको लगा है। बहुत अच्छी क्या है, बहुत सवाल अच्छी है। है सीना। चला, बहुत ही अच्छी स्पीच थी, और आपने ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से समझा कि अ, अ, जो जिसके बारे में आप समझा रही थी कि पॉलिटिकल क्या है, और साइकोलॉजी के बारे में। बता दें, मेरा नाम शगुफ्ता शाहीन है और हम एमएलटी के स्टूडेंट हैं। मेरा सवाल ये है कि एनआरसी के बाद अब जो मुल्क में इतना फिरका वाराना नजरिया पैदा हुआ है, लोगों की नजरें तंग हो गई हैं। किसी के नाम पहले ये पूछा होता है कि वो ये हिंदू है, तो मुसलमानों के ध्यान में आता है कि ये बुरा ही होगा, और और ये मुस्लिम है तो हिंदू ये सोचते हैं, ओ ये तो ऐसा ही होगा, इन लोगों को देश से बाहर ही निकालना है। और आपस में इत्तेफाक जो कभी हिंदू मुस्लिम में था मुल्क की आज़ादी के वक्त में, वो अब खत्म है, समझ लीजिए खत्म होने की कगार पे है। तो आप इसके बारे में क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इस तरह के माहौल से हम लोगों को कैसे फेस करना चाहिए? आपकी क्या सलाह है इस बारे में? कि तो आपने गुफ्ता, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि मुश्किल होते हैं, सारे अच्छे सवालों के जवाब देना हमेशा मुश्किल होता है। देखिए, हम ये जो था कि एक सिंक्रेटिक लफ्ज मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज्यादा पसंद है नहीं, क्योंकि सिंक्रेटिक में क्या होता है कि एक फ्यूजन टाइप का हो जाता है। पर जैसे मान लीजिए, कह लीजिए कि जैसे एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जैसे आपने कहा, एक इत्तेफाक था, एक अपनाइयत थी, वो अब खत्म हो रहा है। तो देखिए, इसको इसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की तो नहीं हो सकती। देखिए, मुसलमान बहुत काम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, हम पे बहुत सारा बर्डन आ गया है, और हर चीज का कहते नहीं है, जिम्मा हम लोग वैसे ही उठा रहे हैं। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ये काम करना मुश्किल है, और मैं तो खैर कहूंगी करना भी नहीं चाहिए। हम लोग जो हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने आप को जिस तरह का मुसलमान वो हमको देखना चाह रहे हैं, वो ना बनने की पूरी कोशिश करें, जबकि दिल तो चाहेगा कि बन जाए। क्योंकि उसमें जिस चीज पे आपको, जिस चीज के बिना पर आपको तोहमत लगाई जाती है, एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि नहीं, मैं तो अब बस वही चीज को अपने सर पे ताज की तरह पहन लूं, कि जाओ, अब तो मेरी क्या बेइज्जती करोगे। तो वो बहुत टेम्पटिंग है, बहुत थोड़ा सा तैश वाला वो है मिजाज, वो आप ना करें, और वो हम लोग से वो ना हो। अपना, आप जिस किस्म की मुसलमान हैं, मुसलमान होना, हिंदुस्तानी होना, हिंदुस्तानी औरत होना, मुसलमान औरत होना, जो आपके लिए है उसको आप बरकरार रखें, उसको इस टाइप की जहनियत से बचाएं। ये अगर हम लोग सब थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगियों में कर पाए, तो उनके मंसूबे, उस थिंकिंग के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब अ, आप ये कहना चाह रही हैं कि हम लोग एक मुसलमान औरत होने के साथ साथ एक इंडियन वुमेन को जैसा होना चाहिए उसका हक अदा करें।
जो भी आप उस मतलब हक से मेजर ये है कि आपके लिए हिंदुस्तानी होना या आपके लिए मुसलमान होना जो भी मीन करता है, आप आप वो करिए। आप मुसलमान क्या है, बिकॉज उन लोगों की बहुत सेट डेफिनेशन, उस थिंकिंग की, लोगों भी मैं नहीं कहूंगी, उस थिंकिंग की बहुत ही एक सेट डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के चक्करों में ना आइए, उस डेफिनेशन को झुटलाने के चक्करों में भी आप ना आइए, क्यों देखिए उस डेफिनेशन को झुटलाने के चक्करों में भी आप उनकी वाली मुसलमान बन जाएंगी, आप अपनी वाली मुसलमान बनिए। आप समझ रही हैं? बहुत ही अच्छा। सकते हो? जी जी जरूर बताएं। हाँ, एक्चुअली मैंने ये चैट पे भी डाला था। तो एक्चुअली आपने काफी सारे चीजों का जवाब तो दे दिया है, और मुझे आपका टॉक बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह से आपने साइकोलॉजी मतलब और पॉलिटिक्स, मतलब अंदर और बाहर का क्या कनेक्शन है और किस तरह से वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपने बोला, वो बहुत ही अच्छा लगा मतलब वो सुन के। और और लेकिन कुछ कुछ चीजों में मेरे को थोड़ा मतलब जैसे डिफरेंसेस थे। हालांकि आपने अभी जो पिछला सवाल था उसका जवाब दिया, उसमें भी काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन एक जैसे मैंने शुरू में भी ये चीज कहा था कि मैं ये कम्युनिटी आइडेंटिटी से इत्तेफाक रखती हूँ, बट रिलीजियस आइडेंटिटी से नहीं। और ये मेरे को कोई फोबिया या ऐसा नहीं है कि मुझे इस धर्म से कुछ दिक्कत है। मतलब मुझे बाकी धर्मों से बहुत ज्यादा दिक्कत है देन मुस्लिम धर्म से। बट इसलिए मुझे मतलब ये स्पेसिफिक रिलीजन का कुछ ऐसा नहीं है। और मैं इस कम्युनिटी से पूरा सिंपैथी रखती हूँ और आइडेंटिफाई भी करती हूँ। हेलो। वो तो जी जी हम कह रहे हैं कि वो तो हम इस्लामोफोबिया का एक ब्रॉड स्ट्रोक दे रहे थे कि वो भी होता है। हाँ 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 जी हाँ जी बिल्कुल। मतलब जैसे शायद नाम चेंज करने का तो मैं कभी नहीं सोचूंगी, लेकिन जैसे क्लोथिंग वगैरह में भी मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम वुमेन पे एक ज्यादा प्रेशर रहता है मुस्लिम दिखने का। मतलब मुझे ना सिर्फ मेरे मुस्लिम दोस्त बल्कि हिंदू दोस्त भी काफी टाइम बोलते हैं कि तुम मुस्लिम जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, या जो भी है कि तुम मुस्लिम हम्म, नहीं देखती हो। शायद मजाक में ही बोलते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक इमेज है, जो आपने पिछले सवाल में बोला कि शायद हमें वो इमेज भी उनका तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब उस लड़ाई में जाना ही नहीं चाहिए, जो कि एक शायद फिजूल का लड़ाई है। और जो मतलब हमने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में भी देखा कि ये जो है, ये जो पॉलिटिक्स है अभी, वो एक आइडेंटिटी आप पे इम्पोज कर रही है कि अच्छा आप जी मुस्लिम हो तो आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा खाते हो, आप ऐसा करते हो, ऐसी ऐसी चीजें हैं। लेकिन वहां पे प्रोटेस्ट में काफी वुमेन जो थी वो अपनी इंडियन आइडेंटिटी असर्ट कर रही थी कि मैं जी हिंदुस्तानी हूँ। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि और शायद जो आपने एक हेजेमनी वाला चीज समझाया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो इवन मुस्लिम आइडेंटिटी और ये भी अलग अलग कंट्री में कहीं ना कहीं, अलग अलग कल्चर में कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्सिफाई होता है। और एज ए मुस्लिम भी हमें ये चीज, ये जो डाइवर्सिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मतलब मुझे ये चीज थोड़ा इसी पे सिर्फ एक कमेंट करना था, जो क्वेश्चन था, लेकिन शायद आपने बहुत सारा उस पे जवाब दिया ही, तो बस ये बोलना था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपका कमेंट था, और उसमें मैं बस एक और इजाफा करना चाहूंगी कि जब तक हम मुस्लिम आइडेंटिटी को भी इंडियन आइडेंटिटी नहीं मानेंगे तब तक हम उनका काम आसान कर रहे हैं। जो आप कह रही हैं कि हमें औरतें अपनी इंडियन आइडेंटिटी असर्ट कर रही थी, तो उस अम्मा का वहां बैठ के तस्बीह लेके बैठ के तस्बीह करना और नारे लगाना भी अपनी इंडियन आइडेंटिटी था। तो आई थिंक वो आप हाँ स्ट्रक्चर इस तरह से समझिए कि जब राइट। तक लेकिन मुस्लिम मुझे ये कहना था कि इवन एक औरत वहां जीन्स और टी शर्ट पहन के भी अपना मुस्लिम आइडेंटिटी असर्ट कर सकती है। बस मुझे यही चीज इसमें ऐड नहीं करना नहीं, था। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जब तक है, देखिए, पहला तो झगड़ा इस लेवल का है कि कौन हिंदुस्तानी है कौन हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अब हम लोग का कौम का झगड़ा ये भी कि कौन किस तरह का मुसलमान है। जैसे कि हमारे पास और कम है झगड़े करने को, मगर ये भी झगड़ा है और ये जरूरी है। जितने भी देखिए, ये जब जितना आप अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाते जाएंगे ना कि नहीं मुसलमान होना ये होता है, तो जितना आपका महदूद दायरा होता जाएगा उतने लोग बाहर निकलते जाएंगे। तो आप दायरों को हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो देश का हो या वो दीन का।
ताकि और लोग आ पाए। ज्यादा दिखाना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी भी हैं, हम हिंदुस्तानी भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दिखाना ये तो पड़ने प्रेशर का माइनॉरिटी प्रेशर पे होता है। ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही प्रूफ कह रहे हैं। करना हम पेट्रियाटिक हैं, मतलब हम लोग को कहा जाता है जब हम लोग प्रोटेस्ट करें कहीं पे, कहते हैं झंडे जरूर रखना, क्योंकि वरना फिर लोग ना कुछ और बातें करने लगेंगे तुम्हारे जी बारे में, कि बिल्कुल हम लोग कोई बिल्कुल। और रीजन से यहाँ पर आए हो। तो हमारा ये एक प्रेशर बन जाता है कि हमें झंडे रख कर ही बात कर सकते हैं हम। ये नहीं है कि मतलब लोग ऐसे भी बात करते हैं, झंडा नहीं हो तब भी बात करते हैं, ढंग की बात करते हैं, बट हमारे में एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल, फ्लैग्स क्योंकि दिखने देखिए चाहिए। इमेजिनेशन वही है ना पार्टीशन वाली, कि झंडा हिंदुस्तानी दिखाओ वरना हम तुम पे शक कर लेंगे। हाँ, यही बात है। वही वाला अब आ एक और तूबा रियाज है। तूबा, आप अपना जी क्वेश्चन हेलो पुट मैम। करना चाह रही हैं या मैं पढ़ दूं जी जो मैम, आपने लिखे? अस्सलाम वालेकुम मैम। ठीक है। मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? वाले। जी जी, हुआ बताएं। मैम, मेरा आपसे सवाल ये था कि अभी जैसे हम अभी इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो मैम मुझे सबसे बड़ा इसके अंदर ये हमारा जो लैक ऑफ लिटरेसी लगता है। मतलब जिस हिसाब से हमारा आज मुस्लिम्स में ये हम देख रहे हैं, हमारे साथ ह्यूमिलिएशन हो रहा है या हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है, तो मैम हम कहीं ना कहीं इसके में हम हमारा भी कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि मैम अगर हम आज अपने आसपास देखें, तो ऐसे कितने घर मिलेंगे जहाँ पे लड़कियों को भी पढ़ने का हक उतना ही मिलता है जितना लड़कों को मिलता है। या फिर ऐसे कितनी घर मिलेंगे कि जहाँ पे लड़कियों को उतनी ही खुशी के साथ अपनाया जाता है जिस खुशी के साथ लड़कों को अपनाया जाता है। बिल्कुल या फिर बिल्कुल। मैं मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज कोई लड़की अपने घर पे बोलती है कि मुझे पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो क्या उसके घर वाले उतनी ही खुशी के साथ उसको भेजेंगे जिस खुशी के साथ अपने बेटे को भेजेंगे? तो मैम कहीं ना कहीं हमारा जो ये रहता है ना हिसाब मुस्लिम्स में कि नहीं हमें पढ़ाना नहीं है, हमें सिर्फ लड़के को ही पढ़ाना है, और लड़के पढ़ते नहीं है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो लड़के पढ़ते नहीं है, और लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो उनको मौका नहीं मिलता है पढ़ने का। तो मैम मुझे लगता है कि अगर हमारी ये कंडीशन सुधर जाए तो हम काफी हद तक, क्योंकि एजुकेशन इज द बिगेस्ट टूल विच वी हैव टुडे। अगर हमारे पास, अगर हम लिटरेट नहीं होंगे, एजुकेट नहीं होंगे, तो हम बोल भी नहीं सकते, हमारे अंदर हिम्मत भी नहीं होगी बोलने की। तो मैम मुझे इस बारे में आपसे बस ये पूछना है कि आप बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकें, या उनको थोड़ा बोल सके कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, या कैसे कंडीशन को सुधारें। तो आपका जो सवाल है वो तो लड़कियों के बारे में नहीं है, इस मानसिकता के बारे में है, एक मेंटालिटी के बारे में है जो उनके माँ बाप की होती है। औरतें तो जैसे आप कह रही हैं कि वो पढ़ना ही चाह रही हैं, लड़के पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो ये जो जी आपका जी सवाल मैम। बेहद जरूरी है। और वो क्वेश्चन जो है वो पेट्रियार्की का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन, और अफसोस इस बात का है कि उसका जवाब जो है, उसका रीजन जो है, वो लोग दीन में ढूंढते हैं। दीन में कहाँ कहाँ लिखा है कि आप जो है वो औरतों को एजुकेशन ना दें या औरतों से काम ना कराएं। खदीजा साहिबा जो थी वो तो बिजनेस वुमन थी ना। तो ये द पॉइंट है कि आपने जो है वो एक खास किस्म का लॉजिक और अपने माइंडसेट को जस्टिफाई करने का जो सोर्स है वो आपने मजहब में ढूंढ लिया है, क्योंकि मजहब की बात कर देंगे तो कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। तो ये जो मसला आप जो पेश कर रही हैं वो बेहद परवेसिव है। वो हमारी कौम में बहुत अफसोस की बात है कि ज्यादा है, बट ये पूरी सोसाइटी का ही मसला है जहाँ पे लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव आज भी होता है। और उसकी भाषा बदल गई है मगर हो अभी भी रहा है। और अपॉर्चुनिटीज नहीं नहीं दी जाती हैं। तो मेरा तो ये रहेगा कि जी अपने मैम। माँ बाप, लड़कियों पे भाई वही है ना कि जो शोषित होता है उस पे ही अपनी आजादी का भार पड़ता है। जो इंसान जी मैम। है, वो आप जरा अपने माँ बापों से बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें। तो मुश्किल सवाल है, मैं मतलब मैं कोई आपको ऐसा तरीका तो नहीं बता सकती हूँ, मगर आप जो है वो इसको दीन का मसला ना समझे। ये आप मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि ये दीन में कहीं नहीं लिखा है कि आप ना पढ़ें, जबकि इल्म में तो इल्म की कितनी ज्यादा उस पर फोकस किया गया है कि पढ़ो और मैम खुद जो पढ़ो। सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त मुझे लगती है कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। उनको लगता है कि अगर उनकी बेटी पढ़ जाएंगी तो वो शायद उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, या फिर वो वैसी नहीं रहेगी जैसी वो थी, वो बोलने लगेगी। तो मैम इसलिए वो उसको दीन से गलत कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जी जी और वो जी चाहते हैं कि ज़रा वो ऐसा में
हेलो, अम, एक्सक्यूज मी। अभी जी जी जी, आई हैव अ आवाज क्वेश्चन। आ रही अस्सलाम है? वालेकुम। आ रही है आवाज? जी आप हेलो। जी आ तो रही है आपकी आवाज, पूछ बस रहा एक था, आप दो पिछला मिनट अगर क्वेश्चन रुके को तो वो थोड़ा। खत्म कर दें, फिर आप पूछें। ओके जी, ठीक है। जी शुक्रिया अ, शुक्रिया। जी तूबा बताएं आप। जी जी मैम, मैं एक्चुअली मेरठ से बिलोंग करती हूँ और मैम मैं जामिया हमदर्द से बी फार्म कर रही हूँ। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं भी घर पे आई हुई हूँ। तो मेरे घर पे क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे घर ऐसे थे जहाँ पे पैसे का मसला रहा, तो काफी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार भी हुए। तो उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी। तो मेरे पास जी बहुत सारी लड़कियां आई थी जो मेरे पास कभी पढ़ने आती थी, तो वो मेरे पास इस वक्त हेल्प लेने आई थी कि हम क्या करें, हमारी पढ़ाई हमसे छीनी जा रही है। तो जी मैम मेरे सामने इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही लगता है, क्योंकि जब दिल्ली में राइट्स हुए और प्रोटेस्ट हुए हमारी यूनिवर्सिटी में, जामिया में, हमदर्द में, सब जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। अगर वो कुछ पढ़ के बन गए तो वो मुस्लिम आइडेंटिटी को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, ये सब बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। तो मैम बस मेरा घूम फिर के ये एक सर्कल है कि अगर आपको पॉवर्टी हटानी है तो आपको इलिटरेट होना पड़ेगा, इलिटरेट के लिए आपको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। तो मैम वो बस एक के पीछे एक चलता जाता है और ये साइकिल कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल देखिए, आप अपनी तालीम को अपनी सोच में तब्दील करके ये सवाल उठा पा रही हैं, इस पे सोच पा रही हैं, यही यही एजुकेशन की सक्सेस होती है, यही कौमों को आगे बढ़ाती है। जी मैम। बिल्कुल, और ये आई थिंक ये सवाल ज़्यादा रेलेवेंट होगा जब आई थिंक आगे के कुछ सेशंस में वी विल बी टॉकिंग अबाउट जेंडर पेट्रियार्की, इससे कैसे मुसलमान औरतें भी असर हो रही हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो वक्त कम है, इसलिए हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की एक तरफ जाते क्वेश्चन हैं। एक। दो लोगों ने जी, हाँ ईशा क्या? हेलो। जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मेरा मेरा मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी स्पीच थी आपकी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने फियर के बारे में बताया था कि फियर साइकोलॉजी, तो वो मेंटेन रखनी चाहिए हमें, मतलब वी डोंट हैव टू रिमूव अ सेंस ऑफ फियर फ्रॉम अमंग द हार्ट्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, ठीक है? तो कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट? देखिए, मेरा मेरा मतलब ये था कि फियर जो है, जिससे फैक्ट कि आपको चीजों से डर भी लग सकता है, ऐसी चीजें जो आपको हार्म पहुंचा सकती हैं, उसकी जगह खत्म कर देना। और जो इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है उसको ये इजाजत ना देना कि वो अपने डरों के बारे में भी बात कर पाए, वो उसकी पूरी हिमायत नहीं होगी। हम लोग क्योंकि सॉलिडारिटी के बारे में बहुत जरूरी भी है बात करना, और अपने कौम में और दूसरी कौमों के लोग भी बात करते हैं कि हमें सॉलिडारिटी में खड़ा होना है और हमें ये करना है। तो जो इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है उसके साथ सॉलिडारिटी में खड़े होने का मतलब ये भी होगा कि उसकी मुश्किलात समझें, वो किन चीजों को ताक पे रखकर प्रोटेस्ट कर रहा है ये भी समझें। तो मेरा मतलब फियर उस सिलसिले में था कि उसकी जगह खत्म ना कर दें, ताकि वो अपने अपने डरों के बारे में या अपनी तकलीफों के बारे में बात ना कर पाए। मेरा मतलब ये था। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कुसुम है जी कुसुम और बताएं। आपका जो बातचीत बहुत अच्छा लगा। आप जो भी बताए बहुत समझदारी वाला बात बताया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। मेरा एक ही सवाल है कि जैसे कुछ भी बने, हिंदू बने, पारसी बने, कुछ बने, कोई भेदभाव नहीं, क्रिश्चियन बने यहाँ तक सब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मुसलमान बने तो सब विरोधी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मुसलमान की कैटेगरी को की बदनामी जो है वो सिर्फ दूसरा धर्म नहीं बना दिया गया है, वो दुश्मन धर्म बना दिया गया है। जैसे आपने कहा ना, आप कुछ भी बनो, तो अगर आप क्रिश्चियन बनो या आप पारसी बनो या आप सिख बनो, तो वो तो आप दूसरे दूसरे का धर्म, तो आप दूसरा धर्म हो गया ना। तो अब दूसरे की कैटेगरी वो इतनी मासूम कैटेगरी नहीं रही, अब वो उसपे दहशत आपने भर दी है। अब वो मुसलमान सिर्फ दूसरा नहीं रहा, मुसलमान दुश्मन बन गया है। तो दूसरे से दुश्मन का जो फासला है वो ये पॉलिटिक्स ने हमारे लिए क्रिएट कर दिया, इसलिए मुसलमानों से खाक खाने लगे। मसला ये है, इस मेंटालिटी से बचना है। बचना है सही। थैंक यू।
शुक्रिया। जी हेलो, हाय। हाय। आपका टॉक काफी मुझे पसंद आया। मेरा एक्चुअली कभी कभी भी इस तरीके के टॉक्स अटेंड नहीं किए हैं, तो काफी उम्दा आपका बयान था। नजरिया, तनकीदें काफी उम्दा थी। मेरा सवाल नजरिए पे भी है, मतलब जैसे आज की जो सियासत है, सियासी दौर चल रहा है, और उसमें जो नजरिया है, राइट विंग नजरिया जिसको हम कहते हैं, वो काफी जोर पकड़ रहा है। पर ऐसा कह देना कि मुसलमानों में राइट विंग नजरिया नहीं है, तो शायद काफी हद तक गलत साबित हो सकता है। क्योंकि जब कभी भी हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में राइट विंग नजरिया है, राइट विंग के हिसाब से जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उस हिसाब से हम वोट देते हैं। तो मुसलमानों में भी मैंने काफी हद तक देखा है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब तनकीदी सोच न रखते हुए मजहबी बुनियाद पर भी वोट देते हैं। तो शायद यहाँ पे नजरिए का फर्क है। मुसलमान भी राइट विंग नजरिए को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें जो नफ्सियात है, उसके बारे में आप अगर कुछ एलॉबरेट कर पाए कि हम कैसे इस चीज को समझ पाए। बिल्कुल। आपने अच्छा सवाल पूछा। और देखिए, पेशे से, हम लोग का पेशा क्योंकि साइकोलॉजिस्ट वाला होता है ना, तो हमारे पास क्योंकि आके लोग बात करते हैं, तो जो जबान है उसमें से हम लोग जवाब निकालते हैं। तो अब जैसे आपने कहा कि तनकीदी जो जो नजरिया है कि मुसलमानों में बिल्कुल होता है। राइट विंग का कोई कॉपीराइट थोड़ी ना है राइट हिंदूज के पास, हिंदू राइट विंग के पास। हम लोगों के, हमें भी होता है, मुसलमानों में भी होता है। बट मसला ये है कि हिंदू राइट विंग को आप हिंदुत्व कह देंगे, आप हिंदू राइट विंग को हिंदू राइट विंग कहेंगे। पर जहां मुसलमान की बात आएगी, आप इस्लाम, पूरे इस्लाम को आपने राइट विंग माना हुआ है। आपने मतलब एक खास मेंटालिटी में, कि जहां हम कहते हैं कि मजहब अपने आप में नॉन क्रिटिकल है। मजहबी बेसिस पे वोट देना अपने आप में एक राइट विंग आइडियोलॉजी है। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक करूंगी कि एक मजहब को एक खास लाइट में पेश करना, मजहब को एक खास नजरिए में, एक खास आर्ग्यूमेंट से उसको पेश करने को में वो राइट विंग के आसपास भटकने लगता है, या राइट विंग में तब्दील हो जाता है। मजहब अपने आप में या मजहबी चीज अपने आप में राइट विंग नहीं होती, क्योंकि उसमें तो एक यूनिटी और कोलैबोरेशन और कम्युनिटी के बारे में बात होती है। तो और इनसे देखिए, जहां भी आपने अपने रैशनैलिटी और अपनी आर्टिकुलेशन और तनकीदी लेंस उतार के आपने अपना चश्मा रख दिया, तो आपको कोई भी कुछ भी नजरिया दिखाकर आपसे काम करवा लेगा, जब तक आप खुद अपने लिए सोचना नहीं शुरू करेंगे। और देखिए, सोचने के लिए पढ़ाई लिखाई तो बेहद जरूरी होती है, बट कॉमन सेंस भी बहुत जरूरी होती है। अपने अंदर से ये सेंस भी आना चाहिए कि ये सही है या गलत है, ये इक्वालिटी है या ये इक्वालिटी नहीं है। हर चीज आप मजहब के उस पे को ब्लेम करके, या ठीक है, दूसरी चीज होती है, एक तो होती है मजहब का हर चीज का जिम्मा और जिम्मेदारी और इल्जाम मजहब पर, तो ये भी गलत है। आप जो है वो ये भी देखिए कि अगर आपके लिए इक्वालिटी जरूरी है, या आपके लिए अगर एक सर्टन अपनाइयत, एक सर्टन बेसिस ऑफ रैशनैलिटी जरूरी है, तो ये जो चीज जो जो कहानी सुनाई आपको जा रही है, वो कितनी आपको सही लग रही है या नहीं। हम लोग असल में ये करते हैं, अपने अपने जहन में ताला बांध देते हैं, और फिर सिर्फ कान कान रह जाते हैं। तो जो बात कान में पड़ती है, उस पे आ जाता है बेसिस। तो राइट विंग तो है ही, हर उसमें है, हर मजहब पर है। बट ये है कि राइट विंग कौन कितने पावर में है। जब आप देखिए पावर में जो आ जाते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ जुमले नहीं फेंकते, फिर आप पॉलिसी बनाते हैं। उन पॉलिसी से फिर लोगों का शोषण होता है। तो राइट विंग का और पावर का जो कॉम्बिनेशन है, वो बड़ा घातक हो जाता है। मैम, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। बस जब हेलो आप मुस्लिम हेलो जब आप हेलो मुस्लिम सब्जेक्ट क्या मैं बोलूं जब आप मुस्लिम सब्जेक्टिविटी की बात कहती हैं, तो हम उससे क्या समझें, और मुस्लिम वुमेन सब्जेक्टिविटी को हम किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं,
अगर आप इस पे कुछ बता सकें। जरूर जरूर। देखिए उस पे मैं ज्यादा वो नहीं कर पाई क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसलिए मैंने लिख तो दिया बट मैंने उसको अवॉइड किया। देखिए सब्जेक्टिविटी का मतलब फ्रॉम अ फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कब आप अपनी पहचान में दाखिल होते हैं, कब आप एक सब्जेक्ट बनते हैं, कब आप एक मुसलमान बनते हैं। तो अपने हिंदुस्तानी जो मुस्लिम औरतों ने और इस प्रोटेस्ट ने जो कि मुस्लिम औरतों ने लीड की सीएए के चक्कर में, तो ये बात तो वाजे हो गई कि प्रोटेस्ट हिंदुस्तानी होने का मुसलमान मुसलमान होके कर सकता है। मुसलमान को अगर आप मुसलमान होने की शख्सियत को, पहचान को अगर बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ हिंदुस्तानी कुछ नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। सिर्फ हिंदुस्तानी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक आइडिया है। तो आप हिंदुस्तानी, जैसे मैं अक्सर अंग्रेजी में कहती हूँ ना, द रोड टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया हैज टू कम थ्रू रिलीजन। रिलीजन से अगर आप हट जाएंगे या रिलीजन की भाषा से अगर आप हट जाएंगे माइनॉरिटीज में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सेक्युलरिज्म के बारे में बात करना। तो मुस्लिम सब्जेक्टिविटी मेरे काम में जो है उसका नोशन ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे बनता है, उसके लिए मुसलमान होना क्या होता है। Is it clear? हेलो, नहीं नहीं आवाज हेलो, प्लीज सलमा। यस यस या थैंक यू, सभी को आदाब। ज़हरा बहुत ही अच्छा टॉक रहा ये, और दिनों से ऐसे ही सर्कल में बातचीत करते वक्त महसूस हो रहा था कि ऐसा स्पेस होना बहुत ज़रूरी है जिसे हम कह सकेंगे सेफ स्पेस, जहां हम अपने बारे में बात कर सके, जो कम्युनिटी के बारे में बातें वो कर सके करके। डेफिनेटली मुझे एक सवाल है और 2 पॉइंट है, शायद से ये मतलब उसका अभी हल है या नहीं पता नहीं, बट मैं ये सोच रही हूँ कि जब कम्युनिटी में काम करते वक्त कई सालों से यूथ के साथ में काम कर रही हूँ, तो ये देखने मिल रहा है कि एक नजरिया है, उनका एक मेंटालिटी है जहां पर वो बहुत ही विक्टिमहुड में जाते हैं। मैं समझती हूँ इस तरीके का पूरा माहौल बना है, लेकिन क्या ऐसे क्या स्ट्रैटेजीज होंगे या क्या ऐसे तरीके होंगे और जिससे ये विक्टिमहुड से निकलकर हम आगे एक कुछ काम के आगे खुद के हालात को सुधारने के लिए एक पहल करें, तो क्या हो वो क्या होगा? दूसरा, ये पहला सवाल है मेरा। दूसरा मेरा सवाल नहीं है, बट ये एक फोरम के लिए ये है कि जो आपने कहा वो मुद्दा बहुत अहम है कि हमको विद इन कम्युनिटी ये अपनी डाइवर्सिटी को समझने की बहुत जरूरत है। वो जो बैड मुस्लिम एंड गुड मुस्लिम का जो पूरा एक ये बना है ना, नजरिया बना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ना रखते हुए कहीं ना कहीं उसमें जो ग्रे है उसको भी देखने की बहुत जरूरत है। ये मुझे 2 बातें। देखिए आपका सेकंड जो था वो तो खैर बहुत ही जरूरी है, और जैसे आपने कहा ग्रे, कुर्सी जिम में काम जाएंगे हम बोले जी जी। और जरा पहला सवाल ये जो था वो ये था कि ये विक्टिमहुड जो मेंटालिटी है उससे निकलने के लिए क्या आपकी कमेंट पे आ रही थी, फिर मैंने ये जो ग्रे है वो बहुत जरूरी है, और मैं लिंक कर रही थी समझ में आ रही है कमेंट। ये तो कहीं दिखी ना मुझे, ऊपर कुछ आती हुई जैसे दिखती है, कुछ करती हुई जिम। किसी का मेरे ख्याल से माइक ऑन है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो आपका कमेंट है उससे ही मैं जोड़ रही थी कि देखिए ये ग्रे जो है वो क्यों जरूरी है। ग्रे जो है वो दूसरा पर्सपेक्टिव अलाइव रखता है, जो दूसरी सोच है उसको अलाइव रखता है। और विक्टिमहुड में, अब मैं उसको मैं जोड़ूं आपके पहले सवाल से, विक्टिमहुड में वो अदर ओपिनियन खत्म हो जाती है। विक्टिमहुड में वो दूसरा जो नजरिया है, तो विक्टिमहुड को काउंटर करने का एक तरीका ये होता है कि आप ये देखें कि विक्टिमहुड से लोगों को मिल क्या रहा है। हम कोई भी चीज बिना किसी मिलने के उसको इनहैबिट नहीं करते हैं। कुछ तो लोगों को ऐसी चीज मिल रही होगी विक्टिमहुड से जो उनको बिना उसके नहीं मिल रही है, पहली बात।
दूसरी बात ये है कि अगर आपको विक्टिमहुड कम्बाट करना है, उससे जूझना है, तो आप एक दूसरा वो निकालिए पर्सपेक्टिव। क्योंकि देखिए पूरा विक्टिम और पूरा विक्टिमाइजर तो कोई नहीं होता है। स्टेट जो है वो मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दूं, तो स्टेट जो है वो आदमी को अप्रेस करेगी, आदमी औरत को करेगा, औरत बच्चे को करेगी, बच्चा दूसरे बच्चे को करेगा। देखिए पावर एक शिफ्टिंग मॉड्यूल है, किसी के पास पूरा पावर नहीं होता है। औरतें मर्दों को ये बात समझ में, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमने जैसे अपने खानदानों में देखा है, मर्द बहुत से आवाज ऊंची करके अपना पावर दिखाते हैं, औरतें चुप रह के अपना पावर दिखाती हैं कि जाओ भैया हम तुमसे नहीं बोल रहे, जाओ। तो ये जो है ना, वो पावर को जब तक आप कंसोलिडेटेड चीज मानेंगी, तब तक वो विक्टिम विक्टिमाइजर वाली बाइनरी, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम जैसे आपने कही, वो बरकरार रहेगी। उसको तोड़ना पड़ेगा उसके अंदर। कहाँ जिसके पास पावर अभी है, उसके पास हो सकता है फ्यूचर में पावर ना हो, या जो अपने आप को अभी पावरलेस फील कर रहा है, उसके पास कंप्लेनिंग का वो है पावर। बिल्कुल उस तरह से अगर आप समझाएं तो ये विक्टिमहुड का जो पूरा मोनोलिथिक जिसे हम कहते हैं एक जामा है, उसमें फिर दरारें पड़ेंगी, वहां से आएगी रोशनी। थैंक यू। अगला सवाल है जैनब हक का। जैनब बोले आप। प्लीज जैनब बताएं। आई थिंक जैनब ने सबसे पहला सवाल इन्हीं का आया था, हमने लिख लिया था। बोले जैनब, बोले। जी जज़ाकल्लाह खैर, आपने जितनी भी चीज़ें शेयर की उसके लिए शुक्रिया। कुछ पॉइंट्स थे जिन पर कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा जानना चाह रही थी आपके व्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चीज कही कि जितने भी जो भी मुस्लिम हैं वो जिस तरीके का भी इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते रहे। तो मतलब व्हाट डज इट मीन कि जिस भी तरीके का इस्लाम, लाइक वी ऑल हैव वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम ना, तो ये एक चीज मुझे थोड़ा सा जानना था। दूसरी ये कि एक चीज आपने लाइक आपके थ्रू आउट द सेशन एक चीज जो मुझे थोड़ी महसूस हुई वो ये कि काइंड ऑफ लाइक वी आर टारगेटिंग द अदर पार्टी मोस्ट, लाइक इस पूरे सेशन के दौरान कि उनके जहन में एक गलत फहमी है जिसकी वजह से वो हमें गलत समझ रहे हैं। तो जैसे फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम इन चीज़ों को देखें कि क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंस्पाइट ऑफ कि हम इस पूरे सिनारियो में उनको ब्लेम करने के बजाय हम अपने कंट्रोल्ड एरिया पे ज़्यादा फोकस करें कि लाइक वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर हैविंग अ रॉन्ग नोशन अबाउट आवरसेल्फ, इज इट लाइक वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँ। लाइक आपने कहा कि मुस्लिम्स को एंटी नेशनल वो समझते हैं, दे आर मेकिंग मुस्लिम्स एज देयर एनिमी। तो क्या मुस्लिम के एंड से इस तरीके की चीजें नहीं हो रही? मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स अगर शेयर करूं तो लाइक इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है एंड वेयर आई लिव इन मुस्लिम एरिया में मैं रहती हूँ, तो पाकिस्तान के जीतने पर क्रैकर्स वो फोड़े जाते हैं। तो डजंट इट गिव अ रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन देम कि अब वो अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम एंटी नेशनल है और हमको अब अपनी नेशनैलिटी प्रूव करना पड़ता है और फिर फ्लैग्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि पास्ट में हमसे कुछ गलतियां हुई या पैरेलली कुछ मुस्लिम्स के ऐसी गलतियां कर भी रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा हो रहा है? या ये कि सॉरी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है कि या ये कि मुस्लिम जो हैं वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कहाँ पर इस्लाम है और कितना हिस्सा इस्लाम का नहीं है बट हमने उसको इस्लाम का बना लिया है। फॉर एग्जांपल कि हम मुस्लिम कंट्रीज के कल्चर्स को इंडिया में लेकर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो समवॉट फियरफुल हैं कि उनका कल्चर खतरे में है। तो क्या ये सारी चीजें देखने वाली नहीं है कि फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव हमें इन स्पाइट ऑफ कि हम उन्हें ब्लेम करें या ये कहें कि वो हमें मतलब एक विलन के फॉर्म में शो कर रहे हैं, क्या कहीं हमसे ही तो ये गलतियां नहीं हो रही इन सब एरियाज के अंदर? थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन जैनब, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके सबसे पहला ये था कि मैंने जब कहा कि लोग अपने टाइप का इस्लाम फॉलो करें, मैं असल में कहना चाहती थी कि आप जिस भी तरह का मुसलमान बनना चाहें, जो मेरी समझ है, जो कि मैं मानती हूँ कि बहुत ही महदूद होगी, कि मुस्लिम होना और इस्लाम फॉलो करना एग्जैक्टली सेम चीज नहीं होती है।
क्योंकि बहुत सारी और चीजें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होती हैं आपके मुसलमान होने में। बहुत सारे लोग मुसलमान होते हैं जिनको अरबी नहीं आती। बहुत सारे मुसलमान, सब मुसलमान औरतें एक जैसा पर्दा नहीं करती हैं। बहुत सारी मुसलमान औरतें पर्दा ही नहीं करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान नहीं है। तो मेरा मतलब ये था कि आपको जिस भी तरह से अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी इनहैबिट करनी है, जिस भी तरह से अपने आप को मुसलमान कहलवाना है या अपने आप को मुसलमान फील करना है, वो आप करिए, बजाय इसके कि आप इसमें लग जाएं कि जो एक पर्टिकुलर इमेज आपकी बन रही है उसको आप चैलेंज करें और कहें नहीं, जो आप सोच रहे हैं मैं वो वैसा नहीं हूँ। तो इसमें होता है कि फिर वो दूसरे इंसान की परसेप्शन की जीत होती है। आप जो अंदर फील कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जब आप दूसरे इंसान को ब्लेम करेंगे तो आर यू नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, क्या आपका उसमें कोई रोल नहीं है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि रोल नहीं है, बट अगर आपके मोहल्ले में मुसलमान जो हैं वो अगर पटाखे फोड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान जीता है, तो वो मोहल्ले की कहानी पूरे मुल्क के मुसलमानों की कहानी तो नहीं हो जाती है। मसला यही होता है कि जब एक बहुत ही छोटे या एक सबसेट, अगर आप पूरे मुसलमानों को, कौम को अगर आप देखें हिंदुस्तान की, उसमें कितने कितने फीसदी मुसलमान ऐसे होंगे जो इस पे ताली बजाते हैं या इस पे खुश होते हैं। तो एक एग्जाम्पल को लेके एक जनरलाइज कर देना, जहां आप कौम को डिफाइन करने लगे, प्रॉब्लम वहां से आती है। और जहां तक आपने ये कहा कि क्या मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने ये, जैसे आई थिंक आपने पहले भी कहा है कि मुस्लिम जो हैं वो इंडियन मुस्लिम्स फील प्राउड ऑफ द मुगल्स डिड टू डिस्ट्रॉय हिंदू रिलीजियस हेरिटेज। अब ये कहानी कहाँ से आई है कि मुसलमानों ने कि मुगलों ने हिंदुस्तानी रिलीजियस टेम्पल्स को या हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स को, उस वक्त खैर हिंदुस्तान था नहीं उस तरह से, ये भी एक राइट विंग नैरेटिव है। अब बजाय राइट विंग ने ये नैरेटिव करके आपको डिस्क्रिमिनेट किया है, आपने ये एम्ब्रेस कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे में हम लोग जब शाहीन बाग की बात है ये, कि हम एक दिन में एक क्या बोलते हैं उसका, कोई माइक पे बोल रहा था, कोई यंग सा लड़का था, बल्कि 20-22 साल का, जो बहुत जोरदार उसका स्पीच था। वो कह रहा था कि नहीं, अगर मुसलमान जो, अगर ये लोग हमसे पेपर मांगेंगे तो हम ताजमहल का पेपर दिखा देंगे और हम लाल किले का पेपर दिखा देंगे। और ये वो इंसान है जो, जहां तक मेरा ख्याल है, एक पक्के मकान में भी नहीं रहते। तो अब आप ये आयरनी देखिए कि जो इंसान जिसको अपने रहने और अपनी जिंदगी और अपने एवरीडे का पता नहीं है, वो इतने बड़े हिस्टोरिकल, क्योंकि मसला तो ये कर दिया गया है ना कि आपको ये नैरेटिव दिया गया है कि राइट विंग, जो रेड फोर्ट है वो मुसलमानों का है, ताजमहल मुसलमानों का है। वो तो भाई किंग ने बनवाया था। अब वो किंग ने अपनी हिस्टोरिकल हेरिटेज में बनवाया था। बहुत सारे मुगलों ने टेम्पल भी बनवाए, तो वो हिंदुओं के थोड़ी ना हो गए। वो तो एक मतलब इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। वो एक खास कौम के लिए और खास कम्युनिटी के लिए तो नहीं हो सकता ना, वो तो देश का होगा। ताजमहल पे मुसलमानों का मतलब कॉपीराइट थोड़ी ना है। आई मीन उसका नाम है ताजमहल, बट उसका इससे ज्यादा तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और दूसरा जो आप ये कह रही हैं कि क्या मुसलमान जो हैं वो ये कह रहे, तो जो मुसलमान है वो दूसरे इस्लामों का या बाहर से इस्लाम का कल्चर लाके, दूसरे मुल्कों का कल्चर लाके यहाँ का कल्चर, देखिए इस जुमले में ये है कि यहाँ के कल्चर में, हिंदुस्तान के कल्चर में इस्लाम में कुछ नहीं है। इस जो सेंटेंस आपने कहा है उस पे उसका फ्रेम ये बन जाता है। अगर हम जब तक ये नहीं मानेंगे कि जो हिंदुस्तान का कल्चर है उसमें बराबर का हिस्सेदार इस्लामिक कल्चर भी है, और वो एक मखसूस साउथ एशियन इस्लाम है जो अगर आप बाहर जाएं तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं कोलंबिया में रहती हूँ, न्यूयॉर्क में मैं अरब लोगों से मिलती हूँ, मेरे बहुत सारे ईरानी दोस्त हैं, उनमें और मुझ में हार्डली कुछ सिमिलरिटी है सिवाय अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह के। मेरे पास जो मेरे हिंदू भाई बहन है या हिंदू दोस्त अहबाब है, उनके साथ कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रही, वो ज्यादा तालमेल है। तो ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, बट ये कहना भी मैं थोड़ी सी अनश्योर होंगी कि उनकी वजह से उनको एनिमी माना जा रहा है। आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ ऐसा किया है
कि जिसकी वजह से उनको हम दुश्मन मानने लगे। ऑफ कोर्स ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे फिक्रेबाजी होती हैं, ऐसी पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, जो कि काबिले एतराज होती हैं, मगर उससे एक पूरी कौम का आप डिडक्शन कर दें, वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज होगी। इनफैक्ट जो काम का फोकस तो ये है कि कैसे जो बाहर की चीजें हो रही हैं उससे इंसान मुसलमान अंदर कैसे जूझ रहा है, कैसे वो अपने पॉलिटिक्स को, दीन को यूज करके अपने आप को बेहतर बना रहा है, कैसे वो विक्टिमाइज जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं विक्टिम नहीं हूं, तो उस प्रोटेस्ट में आपको जो दुश्मन माना गया उसको आप उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं। तभी झंडे थे, तभी बर्डन तो है, बट तभी ज्यादातर प्रोटेस्ट में झंडे थे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था कि बुर्का पोश खवातीन जो है वो झंडे लेके बैठी थी, क्योंकि उनके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, उनके लिए वो बहुत ही इजीली पॉसिबल था। तो आई थिंक मेरा बहुत ही छोटा सा जवाब यही होगा, बट आपका सवाल बहुत अच्छे थे, मैं इनको ध्यान में। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, उससे भी ज्यादा अच्छा इसके जो डिस्कशंस हुए हैं वो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा आपका कि आप वक्त निकाली, इतनी मेहनत करी, इतनी स्लाइड्स बनाई, हमें समझाई इतनी सीधे तरीके से और आसान तरीके से कि बहुत सारी औरतें हैं वो कह रही हैं कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो अभी तक हुआ है। ऐसे ही हर 15 डेज में वी कीप ऑर्गेनाइजिंग, तो जिन हम लोग ईमेल्स भेजते हैं, अगर आपको हम लोग से कनेक्ट होना है तो आप कह दें, अपना ईमेल आईडीज दे दें कि इस ईमेल पे आपको भेज सकें,